नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज फिर से एक शानदार वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। और आज जो शानदार वीडियो होगा हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में होगा। और आपको बता दें कि आज वैसे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जिस अनुच्छेद का चर्चा 150, 150 से लेके 395 तक के बीच में है। आप कह सकते हैं कि 150 से लेकर 395 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, मतलब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है हम लोग के लिए, तो जिस भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पास करने के लिए जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में देखे जाते हैं, उन अनुच्छेद को मैंने यहाँ पे सजा दिया है जो 150 से लेकर 395 तक के बीच में इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी अनुच्छेद को बहुत ही कम समय में और काफी बेहतरीन तरीके से, काफी आसान भाषा में इन सभी अनुच्छेद को आपको इस वीडियो में याद करवा देंगे। तो बस आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरे अनुच्छेद आपको ध्यान में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे इसी वीडियो में। और नए स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ जो अभी नए नए कंपटीशन में आए हैं और उनको कुछ भी अनुभव नहीं है एग्जाम का, मतलब किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर अनुच्छेद से प्रश्न आएंगे तो किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो उन सारे स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ कि इन सभी अनुच्छेद को आपको याद करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने खुद 100 से लेकर 395 के बीच में जितने महत्वपूर्ण, मतलब जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में बराबर देखे जाते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसको याद करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो इसको जरूर इसी वीडियो में याद करिए। और इस वीडियो के सहारे से आप बुक भी खोल सकते हैं, किसी भी बुक को ओपन करिए, उसमें भी अनुच्छेद को पढ़ते जाइए और इस वीडियो को भी देखिए, काफी अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना तो है ही। अगर अनुच्छेद से क्वेश्चन आएंगे तो अनुच्छेद को याद करना ही पड़ेगा आपको। आज करिए, कल करिए, 2 साल बाद करिए, लेकिन करना तो है ही। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सीधा पॉइंट्स पे आते हैं और थोड़ा सा आपको हम बेसिक बताते हैं, ताकि अनुच्छेद से संबंधित सारे डाउट भी क्लियर होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम भाग 1 बताए थे तो इसमें हम कितने अनुच्छेद का चर्चा किए थे? 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद का चर्चा भाग 1 में है, आप लोग जानते भी होंगे। भाग 2 में देखेंगे तो 5 से लेकर के 12 तक, जिसको हम लोग नागरिकता बोलते हैं। भाग 3 में देखेंगे तो 12 से लेकर 35 तक, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। फिर भाग 4 में हम लोग देखेंगे तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया, तो सबको बांट दिया गया, आप लोग को पता होगा। फिर भाग 5 में हम लोग देखे थे संघ के बारे में चर्चा था, जैसे कि आप लोग देखेंगे उसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा था, फिर न्यायपालिका के बारे में चर्चा था, उपराष्ट्रपति का चर्चा था, बहुत सारे ऐसे पद थे, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो संघ हो गया था वहां पे भाग 5 में। तो आज जो हम बात करेंगे, शुरुआत में देखेंगे आप यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राज्यपाल। तो ये जो संबंध है ये राज्य से संबंधित है। तो कुछ अनुच्छेद आज जिससे ज्यादा मैक्सिमम जो अनुच्छेद होंगे वो राज्य से संबंधित होंगे। ठीक है, तो इस पर ज्यादा आपको जोर देना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर। तो वो जो पाठ हम बना दिए हैं उसमें हमने 1 से लेके 150 तक के अनुच्छेद में चर्चा किया था और इसके बीच में जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसको मैंने बता दिया था। और दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, मिक्स नहीं है कोई भी, इसमें ऐसा नहीं रिलेशन कोई नहीं है कि उसको देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है राज्य पे है और वो जो था संघ। चलिए सीधे हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज जो बात करेंगे हम, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्यपाल से संबंधित है। तो राज्यपाल का नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि राज्य से संबंधित कुछ अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। राज्यपाल से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 4 अनुच्छेद आप लोग को याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है। देखिए 1 से लेके 150 तक जो है लगभग संघ के बारे में चर्चा है। तो वहां 1 से 150 के बाद 152 परिभाषा दिया गया है राज्यपाल का। राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, उसका क्या परिभाषा होगा, तो उसका चर्चा किया गया है 152 अनुच्छेद में। तो आपने देखा और आपकी इसको याद करना है 152 अनुच्छेद को, 153 को, 161 को और 213 को। तो 152 में क्या है, राज्यपाल का चर्चा है, राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। जहां आपको हम बताए थे कि संघ में 52 अनुच्छेद में क्या था, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद था। 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। उसी प्रकार आपको याद करना है कि राज्य के लिए राज्यपाल, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो दोनों का संबंध एक दूसरे से होता है। तो वहां पे 52 में देखे थे हम राष्ट्रपति का पद, तो यहाँ पे देखेंगे 152 में जो है राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। और जस्ट 153 में कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे और उसकी व्यवस्था की जाएगी। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो आप देख रहे हैं कि 153 जो अनुच्छेद है 153, इसमें कहा गया है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। पहले तो राज्यपाल के परिभाषा दिया गया कि राज्यपाल होता क्या है, क्या करेंगे, परिभाषा उसका। उसके बाद 153 में कहा गया कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। फिर हम आगे देखते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 161 में कहा गया क्षमादान शक्ति।
क्षमादान शक्ति सुनते ही आपको राष्ट्रपति समझ में आया होगा। राष्ट्रपति को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत, लेकिन उनकी क्षमादान शक्ति इनकी क्षमादान शक्ति से कुछ अंतर है, क्योंकि उनको एक मृत्यु दंड माफ करने के भी क्षमादान शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, मतलब राज्य के अंदर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसको अपने अनुसार किसी क्षमा को कम कर सकते हैं या उसको और बढ़ा सकते हैं, उसकी अवधि कम कर सकते हैं, तो ये सब अधिकार इनको प्राप्त है। लेकिन मृत्यु दंड का जो अधिकार है, मृत्यु दंड माफ करने का जो अधिकार है, वो सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो यहाँ पे हम राज्यपाल को देख रहे हैं, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखिए। तो 161 राज्यपाल के संबंधित 161 अनुच्छेद क्या कहता है, तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किसको, राज्यपाल को। आगे देखिए 213 अनुच्छेद 213 में कहा गया है अध्यादेश की शक्ति, तो ये शक्ति तो राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। 1 2 3 आपको हम याद करवाए थे पिछले वीडियो में कि 1 2 3 जैसे ही होगा बस अध्यादेश पारित हो जाएगा, ऑर्डिनेंस पारित हो जाएगा, ऑर्डर पारित हो जाएगा, किसका, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 1 2 3 बस पारित हो गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा उल्टा है कि 213 है, तो कितना आसान है रिलेट करके याद करना कि 1 2 3 कह देंगे तो वो राष्ट्रपति का अध्यादेश हो जाएगा, राष्ट्रपति का ऑर्डर हो जाएगा, और 2 1 3 कह देंगे तो वो ऑर्डर चल जाएगा ये राज्यपाल के पास चल जाएगा, अध्यादेश का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डिनेंस का ऑर्डर किसके पास चल जाएगा, तो राज्यपाल के पास। तो आपने राज्यपाल से संबंधित 4 अनुच्छेद को याद किया, कौन कौन, 152 परिभाषा, 153 राज्य के लिए राज्यपाल, 161 क्षमादान की शक्ति और 213 अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अनुच्छेद 163 और 164 को साथ में याद करिएगा, क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद एक रूप में संबंधित है, जो कि है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद तो केंद्र में भी है, आपको बार बार बता रहे हैं कि जिस प्रकार का व्यवस्था केंद्र में देखा जाता है, मतलब कि पूरे भारत को कंट्रोल जहां से केंद्र से किया जाता है, उसी तरह राज्य को भी कंट्रोल एक केंद्र से किया जाता है जो कि राज्य में होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जिस प्रकार आपको हम रिलेट करके हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को एक समझ बनते जाएगा और काफी आसान तरीकों में याद होता जाएगा। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति अपने लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं और उस मंत्री परिषद का प्रधान वो प्रधानमंत्री को बनाते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं और उस मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री को बनाते हैं। समझ गए, तो मुख्यमंत्री हो गए और मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। तो इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 163 से 164 के अनुच्छेद में इसका चर्चा है। 163 में मंत्री परिषद, 164 में मुख्यमंत्री के बारे में विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्लियर। तो अब चलिए ये किसके लिए होंगे, तो राज्यपाल के लिए होंगे खास करके, और इन्हीं के सलाह पर राज्यपाल कोई कानून पारित करेंगे और अपने तरफ से उस पर सिग्नेचर भी करेंगे। फिर देखते हैं अनुच्छेद 165 165 में कहा गया महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, किसके लिए, राज्य के लिए। जिस प्रकार आप लोग ने केंद्र में देखा था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में उसका वर्णन था, उसी प्रकार राज्य में एक महान विधि अधिकारी मतलब कि राज्य को सलाह देने के लिए एक कानूनी सलाहकार कह सकते हैं, एक उच्च स्तरीय विधि अधिकारी कह सकते हैं, कौन होता है, तो वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। तो उसका अनुच्छेद कौन सा है, तो किसी भी संवैधानिक पद जो है उसका चर्चा संविधान में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो यहीं से उसका पद भी वर्णित है। तो 165 में इसका चर्चा है, किसका, महाधिवक्ता का। याद हो गया आपको इतने अनुच्छेद। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट है, और हम एक काम करेंगे, इतना तो लिखा हुआ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी हम टिक कर देंगे, VVI कर देंगे, उसको इसी वीडियो में याद करिएगा, और जो बच जाएगा इस वीडियो को 2-3 बार देख के उसको याद कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है आसान भाषा में सभी चीज़ को आपको याद करवा देना और इस चीज़ में इंटरेस्ट जगा के इसको याद करवाना। चलिए फिर देखते हैं अब आगे राज्य विधानमंडल के बारे में। मतलब अब देखिए राज्य में विधानमंडल, तो विधानमंडल से अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो सबसे पहले संसद को समझिए। जिस प्रकार केंद्र में संसद का व्यवस्था है, एक संसद है, उसके 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में भी एक संसद जैसे ही प्रक्रिया, एक संसद जैसे ही बिल्डिंग है, उसका नाम है विधानमंडल। जिस प्रकार संसद उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल। तो विधानमंडल के भी 2 पहलू हैं, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद, ठीक है, समझ गए। तो उसको देख रेख कौन करता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे विधानमंडल होते हैं, जैसे सुनते होंगे आप MLA MP वगैरह तो हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, MLA MLC सुनते होंगे, यहाँ पे विधायक वगैरह जो होते हैं तो यहीं पे बैठते हैं, तो ये राज्य में और वो केंद्र में, तो इसको आप जानते होंगे, सही है, तो समझा दिए इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए 168 में इसका वर्णन है अब विधानमंडल का, और ये अनुच्छेद बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों अनुच्छेद को आपको याद करने हैं और इसको VVI कर लेना है, मतलब इसी वीडियो में अभी याद करना है। तो अनुच्छेद 168 168 में किसका चर्चा है, विधानमंडल का चर्चा है, मतलब एक बिल्डिंग विधानमंडल के नाम से है, और उस बिल्डिंग में एक पहलू जो है विधानसभा का है, एक पहलू जो है विधान परिषद का है।
क्लियर? इस पर हम वीडियो ही बनाएंगे, सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 168 में क्या देखें, विधानमंडल, और अनुच्छेद 170 मतलब अनुच्छेद 168 के बाद अनुच्छेद 170 में क्या है, तो विधानसभा का चर्चा किया गया है। विधानसभा का गठन और उसके बारे में व्यवस्था जो की गई है, राज्य में एक विधानसभा होगा विधानमंडल के अंतर्गत, तो उसका चर्चा जो है अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल से संबंधित है, अनुच्छेद 170 विधानसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 171 विधान परिषद से संबंधित है। तो विधान परिषद का अगर हम बात करें तो ये सभी राज्यों में नहीं है, विधानसभा तो सही राज्यों में रहता है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो मात्र अभी वर्तमान में 6 राज्य में है, और इससे पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था, अब ना वो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है, 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहां से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे पहले 7 राज्यों में था, और अभी हम बात कर लेंगे अगर विधान परिषद का, तो ये मात्र 6 राज्यों में है, जिसका हम वीडियो बना के अलग से इस पर चर्चा भी हम करेंगे। विधान परिषद का जो अनुच्छेद है वो 171 है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो 3 अनुच्छेद अभी याद करिए, कौन कौन, 168 बताइए क्या है, विधान मंडल, 170 बताइए क्या है, विधान सभा, 171 बताइए क्या है विधान परिषद, जो सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है। तो इसके आगे के पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे है अगला अनुच्छेद 214 नंबर का अनुच्छेद बोलता है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, मतलब एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन 214 के अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 214 में किया गया। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है कि आपके राज्य में अगर उच्च न्यायालय है तो उसका वर्णन कहाँ किया गया है, 214 नंबर के अनुच्छेद में किया गया है, 214। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं 231 नंबर का अनुच्छेद क्या कहता है। तो इसका कहना है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, हो सकता है जब जनसंख्या कम हो, केस कम आते हो, तो 2 राज्य का भी एक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है, और वहां से काफी कम समय में काम हो सकता है एक ही हाईकोर्ट से। तो यहाँ पे वर्णन है उसका संविधान में, इसीलिए ऐसा व्यवस्था देखा जाता है। 231 के अनुच्छेद में कहा गया है, 231 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का होना आवश्यक। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे सबसे VVI प्रश्न फिर आप लोग के लिए बन जाता है, इस अनुच्छेद को याद रखना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, अभी याद करिए। तो अनुच्छेद 243 में कहा गया है पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे पंचायती राज से संबंधित, अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके नजरों के सामने से गुजरा होगा कि अनुच्छेद 243 का संबंध किस चीज से है, तो पंचायती राज से है, या पंचायती राज का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो 243 से है। तो इसको याद करिए यहाँ पे कि अनुच्छेद 243 का संबंध पंचायत से है, मतलब पंचायती राज से है। और कह सकते हैं कि 243 का क से लेकर न तक, मतलब बहुत सारे अनुच्छेद उसमें दिए गए हैं, और पंचायत से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद भी दिए गए हैं कि किस तरह से पंचायत होगा, पंचायत का परिभाषा क्या होगा, पंचायत का गठन कैसे होगा, पंचायत की व्यवस्था क्या होगी। तो क से लेकर न तक 243 में ही, 243 का क में चर्चा है, ख में है, ग में है, घ में है, तो सब करके दिया गया अनुच्छेद जो कि संबंधित है पंचायत से, मतलब पंचायती राज से। तो आपको याद क्या रखना है कि पंचायती राज का संबंध अनुच्छेद 243 पे है। जो भी अनुच्छेद ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन पे मैं जोर देता हूं, उसको बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको याद। ये अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट जो होगा हमारा केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जिस अनुच्छेद पर चर्चा किया गया है, कुछ अनुच्छेद संबंधित है उससे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद आता है 249 में कहा गया है राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून की शक्ति, मतलब कि राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार। लेकिन 249 में कुछ विशेष रूप से प्रावधान करके राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, और वहां पे केंद्र का कानून ही लागू होगा और उसी का मान्य भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, जैसे कि सूची के बारे में बता दें आपको, वीडियो ही बन चुका है, उस पर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची पे केंद्र कानून बनाएगा, समवर्ती पे दोनों बनाएगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे कि 249 में क्या कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर, जिस पर सिर्फ राज्य कानून बनाते हैं, उस विषय पर केंद्र को भी शक्तियां प्रदान है कि कानून बना सकती है कुछ विशेष मामलों में, जब वो राष्ट्र हित के लिए वहां पे मुद्दा आएगा तब। ठीक है, अब हम और एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो कि फिर इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। 263 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आते हैं, अगर आप नए हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। 263 मतलब 263 का संबंध अंतरराज्यीय परिषद से है।
अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है ये भी किया जाता है। जो विवाद होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो उसको निपटाने के लिए प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, सभी मुख्यमंत्री जितने भी राज्य के होते हैं सबको बुला के वहाँ पे एक मीटिंग होता है। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन जो है 263 के अनुच्छेद के तहत किया जाता है और इसके हेड जो बनाते हैं प्रधानमंत्री को बनाते हैं। तो उतना तो हम जब बनाएंगे इस पर भी एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे अंतरराज्यीय परिषद पर, छोटा वीडियो रहेगा, उसमें सभी जानकारी अंतरराज्यीय परिषद के बारे में दिया जाएगा। अनुच्छेद पर बात करते हैं वो होगा 280, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग भी जो होता है केंद्र और राज्य के बीच करों का निपटारा करता है, कर का निर्धारण करता है किसके पास कितना कर लेना है। तो वित्त आयोग का गठन जो है 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, जो किसमें आता है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में काम हो रहा है। तो यहीं पे है वित्त आयोग। ये याद रखिएगा कि वित्त एक धन विधेयक था, वित्त विधेयक था, तो वो अलग है, ये वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग का चर्चा 280 अनुच्छेद में किया गया है, 280 में वित्त आयोग है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 300 का क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो संपत्ति का अधिकार को हम लोग देखते हैं कि 300 के क में रखा गया है, जबकि ये 19 आर्टिकल में रखा गया था पहले, जो कि हमारा मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटा करके जो है संपत्ति का अधिकार को 300 के क में रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसको हटा करके बाद में संशोधन करके रखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि संपत्ति रखने का अधिकार 300 के क के तहत प्राप्त है। 300 क में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उसके द्वारा बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार होगा 300 के क में। 312 में अब देखते हैं अनुच्छेद 312 काफी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत में 3 प्रकार के अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक है IAS, IPS और IFS, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और उसके बाद IPS इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 तरह की सेवाएं भारत में उपलब्ध है। तो ये तीनों तरह की सेवाओं का वर्णन संविधान में किया गया है, जो कि 312 अनुच्छेद में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया है। संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग, मतलब कि संघ में UPSC का व्यवस्था है, राज्य में PCS का व्यवस्था है। तो ये भी अनुच्छेद में कहा गया है। किस अनुच्छेद में? 315 के अनुच्छेद में कहा गया है। जैसे आप स्टेट में अगर हैं तो हो सकता है JPSC होगा, झारखंड में होंगे तो, यूपी में होंगे तो UPPSC होगा, बिहार में होंगे तो BPSC होगा। तो बहुत सारे ऐसे जो संघ लोक सेवा आयोग है, मतलब राज्य में और केंद्र में दोनों में उपलब्ध हैं, तो वो 315 के तहत हैं। और अखिल भारतीय सेवा जो मात्र 3 हैं, उनका वर्णन जो है संविधान में 312 में खास करके किया गया है, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 324, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अभी निर्वाचन आयोग से संबंधित है, मतलब 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है चुनाव करवाना, चुनाव संबंधित सारी प्रक्रियाओं का जांच पड़ताल करना, जितना भी काम होता है वो निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो उसका भी चर्चा जो है संविधान में है 324। 3, 2, 4 का संबंध चुनाव ये निर्वाचन आयोग से है। क्लियर हो गया। अब हम ऐसे अनुच्छेद में बात करेंगे जिसको आप लोग एग्जाम में बहुत बार देखते होंगे, काफी हार्ड टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जो कि काफी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि 4 जो यहाँ पे अनुच्छेद है ये एक ही चीज से संबंधित है, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। और बराबर जो एग्जामिनर होता है वो ये प्रश्न बराबर देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 330, 331, 332 और 333, ये चारों को आप एक साथ याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों एक ही चीज से संबंधित है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में, केंद्र का लोकसभा बात कर रहे हैं, केंद्र के लोकसभा में, संसद के लोकसभा में SC ST के सीट का आरक्षण किया गया है, कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है। उसका प्रावधान अनुच्छेद में है 330 में। कहाँ? लोकसभा में SC ST के लिए सीट का आरक्षण किया गया है, जिसका चर्चा 330 में है। और जस्ट 331 में क्या है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय को आरक्षण, मतलब एंग्लो इंडियन को आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, जिसमें आप 2 एंग्लो इंडियन को देखते होंगे और 14 जो है 12 जो है उसमें राज्यसभा में है, टोटल मिला के 14 है। तो यहाँ पे देखेंगे उसका चर्चा संविधान में है। तो 330 में क्या है? SC ST के लिए विशेष आरक्षण सीट के लिए लोकसभा में कितना अनुच्छेद में है? 330 में। और 331 में क्या है? लोकसभा में ही आंग्ल भारतीय, मतलब एंग्लो इंडियन का आरक्षण का व्यवस्था है। ठीक है, ये हो गया। अब 332 में क्या है कि विधानसभा में SC ST को आरक्षण, मतलब अब राज्य के विधानसभा, ये है केंद्र का लोकसभा, और उसके बाद ये राज्य के विधानसभा में SC ST को आरक्षण। जिस प्रकार आप देखें कि 330 में लोकसभा में SC ST को आरक्षण है, उसी प्रकार 332 में विधानसभा में SC ST को आरक्षण, मतलब राज्य में। और जस्ट बात 333 में क्या है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय, मतलब विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण किसके तहत? 333 के तहत। तो याद हुआ, 330 में क्या है? लोकसभा में SC ST को आरक्षण। 331 में क्या है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। और फिर उसके बाद 332 में क्या है? तो विधानसभा में ये SC ST को आरक्षण। और उसके बाद क्या है? 333 में क्या है? विधानसभा में आंग्ल भारतीय को आरक्षण, एंग्लो इंडियन को आरक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं 368।
338 अनुच्छेद के बारे में 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी के बारे में इसमें दिया गया है, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 338 ये पूछता है एग्जाम में बराबर, तो इसको हमने लिख दिया है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा, इसका चर्चा जो है 338 के अनुच्छेद में किया गया है। इसको भी आप लोग को याद रखना है, नोट में लिखना है इसको। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 343 के बारे में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। जैसे आप लोग देखते हो कि संघ की जो राजभाषा है ये राजभाषा है, राज्य भाषा मत समझिएगा इसको। राजभाषा का मतलब केंद्र की भाषा क्या होगी, केंद्र किस चीज को अपनाया है। तो 343 के अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है कि वहां पे देवनागरी लिपि होगी और भाषा जो है हिंदी होगी, राजभाषा। और राज्य अपने लिए अलग अलग भाषाएं चुन सकती है, जिस भी राज्य को जिस भी भाषा का प्रावधान करना है, ठीक है। ये राजभाषा मतलब केंद्र की भाषा क्या होगी, तो वहां पे देवनागरी लिपि और भाषा हिंदी होगी, कहा गया है 343 अनुच्छेद के तहत। क्लियर। अब चलिए हम कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं, जो होगा हमारा आपातकाल। तो काफी आप लोग इससे परिचित भी होंगे, बहुत बार देखे भी होंगे। तो कह सकते हैं हम कि 352 से लेकर के 360 तक के अनुच्छेद में सिर्फ आपातकाल के ही बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मात्र 3 अनुच्छेद आप लोग को याद रखने हैं बेसिक तौर पे। ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये बेसिक अनुच्छेद है, याद करने का तो सब भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, तब आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 352 में कहा गया राष्ट्रीय आपात के बारे में, मतलब कि देश में किसी कारण से राष्ट्रीय आपात जब होता है तो उसका चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद आपात से संबंधित है, लेकिन बांटा गया है। 352 को राष्ट्रीय आपात में रखा गया है, 356 को राष्ट्रपति शासन में रखा गया है, 360 को वित्तीय आपात में रखा गया है। अगर हम बात कर लें 352 के बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में, तो ये मात्र अभी तक 3 बार लग चुका है। एक बार 62 में लगा था, एक बार 71 में लगा था, 1962, 1971, 1975 में लगा था, मात्र 3 बार लग चुका है। अगर हम राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें तो ये तो बहुत बार लगाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में तो ये लगा ही रहता था बराबर, तो ये तो बहुत बार लगा है 356। तो आप लोग को याद क्या रखना है कि 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से, और 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। जब राज्य की जो कानूनी शक्ति जो है विफल हो जाती है तो वहां पे जो है उसको हटा करके, राज्यपाल को हटा करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्य में, ठीक है, राज्य में लगता ही है। 360 का बात कर लें वित्तीय आपात, तो ये पैसा की कमी होती है, मतलब कि इकोनॉमिकली अगर देश गिरने लगता है नीचे तो वहां पे वित्तीय आपात लग जाता है। ऐसी स्थिति अभी तक भारत देश में नहीं आई है, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात का सामना भारत को नहीं करना पड़ा है, कभी नहीं लगा। तो आप लोग को याद रखना है ये कभी नहीं लगा है, ये 3 बार लगा है। तो 360 में किसका वर्णन है, वित्तीय आपात के बारे में, जो अभी तक कभी नहीं लगा, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद थे संबंधित 150 से लेकर 395 तक के जो अनुच्छेद थे, इसके बीच में हमने बात किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद का। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो अनुच्छेद वाला वीडियो जिसमें हम 1 से लेकर 150 तक के अनुच्छेद में बात किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वहां से ये बराबर प्रश्न आते हैं, तो ये 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं अनुच्छेद का, तो इसके बाद आपको अनुच्छेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम में सही होकर आएंगे अनुच्छेद से, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को मैंने उसमें कवर किया। अगर उस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो उस वीडियो पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियोज के लिंक दिए गए हैं। मेरे चैनल पे जो है पॉलिटी और हिस्ट्री का चल रहा है एक सीरीज से, तो वहाँ पे जाके आप उसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, बेसिक से बताया जा रहा है। तो अब जरूर आप उसको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।